नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो को मैं रोजाना लेके आता हूँ और इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जहां मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ गलती होती है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उसके बाद अपने रिवीजन प्लान को तैयार करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए। विद रेफरेंस टू हुरिकेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे हुरिकेन्स के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि इसके बारे में, हुरिकेन्स के बारे में बोला जा रहा है ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप ग्लोब को, यानी कि अगर अर्थ को इक्वेटर से डिवाइड कर दें तो ऊपर जो नॉर्थ पोल है, नीचे जो साउथ पोल है, यानी कि जिसका नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है ये जो मूवमेंट होती है इसकी, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है यानी काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ऐसा आपसे स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट सेफ्रीज सिप्रॉन्स विंड स्केल इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ हुरिकेन, यानी कि हुरिकेन को मेजर करने के लिए जो स्केल मेजर किया जाता है उसे सेफिन सिप्सन स्केल यूज किया जाता है इसके मेजरमेंट के लिए, हुरिकेन के लिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टेटमेंट डी में, ऑप्शन डी में आपके पास जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए रिगार्डिंग हुरिकेन। अगर हुरिकेन की बात करें हम लोग तो हुरिकेन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान में रखते हुए बात करें तो हुरिकेन जो आता है वो नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है इसके आसपास का जो एरिया है इस एरिया में सबसे ज्यादा आता है। यानी कि आप ये कह सकते हो ऊपर जो कनाडा है, ठीक है, ऊपर कनाडा, और कनाडा के बाद ये यूएस से, और उसके बाद ये मैक्सिको, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है इस एरिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कनाडा, यूएसए और उसके बाद नीचे मैक्सिको। और यानी कि आप ये बोल सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सबसे ज्यादा ये हुरिकेन आता है। अच्छा, अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिकल डिस्टर्बेंस होता क्या है इसके बारे में। तो हुरिकेन की बात करें तो हुरिकेन जो स्टार्ट होता है ये इसकी वजह है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। और ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो जब होता है जब वाटर जो होता है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जो पानी का जो एरिया है, ये वाटर जो वार्म वाटर हो जाता है ओशन का, तब ये सिचुएशन क्रिएट करती है और इसमें बारिश वगैरह ज्यादा होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था सिर्फ डिस्टर्बेंस है, ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी अगर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करें ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो आपसे बोला गया कि भी ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉक जो मूव होता है इस तरह से मूव करता है, ठीक है, क्लॉक की मूवमेंट ऐसी होती है। अगर हम एंटी क्लॉक की बात करें तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसकी जो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और नीचे एक और जो बात आपसे बोली गई थी थर्ड, इसके लिए मेजरमेंट के लिए सेफिर सिप्सन स्केल यूज किया जाता है हुरिकेन के मेजरमेंट के लिए। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हुरिकेन क्या होता है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारी कंट्री के आसपास एरिया, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के आसपास का जो एरिया है इस वाले एरिया में, इसे क्या बोला जाता है। तो हमारी कंट्री के आसपास का जो एरिया है यानी कि इंडियन ओशन में इसके साइक्लोन से पुकारा जाता है। हमारी कंट्री के आसपास के एरिया में साइक्लोन बोला जाता है। और अगर आप जापान या फिर साउथ कोरिया के आसपास एरिया है यहाँ टाइफून इसे बोला जाता है। चीज वही है, बस नाम अलग है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास इस एरिया में इसे वैली भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे साउथ एशिया इकोनॉमिक
फोकस रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करती है एनुअल बेसिस पे, यानी कि आप ये कह सकते हो साल में एक बार इस तरह का रिपोर्ट पब्लिश होता है और इसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट इंक्लूड म्यांमार बट एक्सक्लूड मालदीव, यानी कि ये मालदीव को तो इंक्लूड कर देता है मतलब इस रिपोर्ट के अंदर, और म्यांमार को इंक्लूड करता है और मालदीव को एक्सक्लूड यानी कि इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है, आप ये बोल सकते हो। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, इसका आंसर डी है। डी का मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, इसे पब्लिश करने का काम तो वर्ल्ड बैंक करती है, ये बात करेक्ट है, लेकिन ये एनुअल बेसिस पे नहीं करती, ये आप कह सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, नहीं कह सकते हो क्वार्टरली पे नहीं, इसे हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। सॉरी, ये जो होता है ये हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो साल में, एक साल में इसे, यानी कि 1 ईयर में से ट्वाइस इसे पब्लिश करने का काम किया जाता है। आप ये समझ सकते हो कि साल में इसे टू टाइम्स यानी कि 2 बार इसे पब्लिश करने का काम किया जाता है। इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी जो 2020 की जो रिपोर्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ है, इसका जो टाइटल हुआ है बीटन और ब्रोकन, इस रिपोर्ट का टाइटल है इस बार का। और इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट आप कह सकते हो, जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके अंदर अफगानिस्तान को इंक्लूड किया गया हुआ है, यानी कि इसके अंदर अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जाता है, जो कि ये वाला एरिया है। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। और बांग्लादेश, ये वाला एरिया, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा भूटान की ये लोकेशन ये रही, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है भूटान को इंक्लूड किया जाता है। भूटान के अलावा नेपाल को इंक्लूड किया जाता है, पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाता है, मालदीव इधर नीचे जाके इंडियन ओशन में इस एरिया में जाके ये आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड में फॉर्म होता है। ठीक है, तो मालदीव को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। बट म्यांमार जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ जो अटैच्ड ये वाला जो कंट्री आपको लोकेशन दिख रहा है म्यांमार को इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको गलत दे दिया गया है। इंक्लूड किस किस को किया जाता है, ऊपर से देख लेते हैं यहाँ से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और नीचे अगर हम चले जाएं, नीचे यहाँ पे मालदीव को भी इंक्लूड किया जाता है, बट एक्सक्लूड किया गया यहाँ पे म्यांमार को। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू भारतमाला परियोजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में आपसे भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये 2 स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, भारतमाला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम इन्वेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है भारतमाला परियोजना। यानी कि आप ये बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो कंट्रोल करती है भारतमाला प्रोजेक्ट को। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अंडर द प्रोग्राम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन मैंडेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का जो काम करती है वो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन डी इसमें कह रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस बोथ द स्टेटमेंट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो भारतमाला परियोजना की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जा रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, सारे स्टेट को एक नेटवर्क के थ्रू यानी रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो भारतमाला जो परियोजना है वो हमारी कंट्री के अंदर जो रोड नेटवर्क है, रोड के जो सिस्टम स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो आप डिटेल में जान लेते हैं। ये जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। यानी कि जब NHAI की बात की जा रही थी आपके स्टेटमेंट 2 के अंदर कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो इट मींस ये क्लियर हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, मिनिस्ट्री गलत दे दी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी कि NHAI इसके डेवलपमेंट का काम करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री के अंदर भी रोड मैप को, रोड को अच्छे से तैयार करना और पूरे स्टेट को कनेक्ट करना, और क्योंकि देखिए रोड अच्छा होगा तब जाकर के हमारी कंट्री के अंदर जो बैकबोन है एक इकोनॉमी के स्टेबल होने का, वो रोड होता है। अगर रोड अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमारा अच्छा है, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। जब हम डिलीवर कर पाएंगे इट मीन्स हमारे इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिल पाएगी, और जो भी बिजनेस वगैरह है वो स्मूथली रन कर पाएगा। इट मीन्स ये बोल सकते हो आप कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी कंट्री के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जब वो रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी पर्सन को, नॉमिनेट करते हैं एक तरह से आप कह लो, या उसकी रिकमेंडेशन करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में कि भाई हाँ इसे हमारी कंट्री का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दो, तब जाकर प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट कर देता है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, यह आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तक है और सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर हिंदी में यहां तक है, ठीक है, यहां से बस ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है वो जान लेते हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, वो हमारी कंट्री के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का आया हुआ है, राइट टू यानी कि RTI जो एक्ट है, ठीक है, जो कि 2005 के अंदर जो आया, 2005 में जो आया हुआ है, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि हमारी कंट्री के अंदर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, और इस कमिश्नर को अपॉइंट करने का जो काम होता है हमारी कंट्री के अंदर, और देखिए जो नॉमिनेट करने का एक तरह से कह सकते हो या रिकमेंडेशन आप कह सकते हो, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो कि किसी को रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ भाई इसे बनाया जाना चाहिए। बाद में फिर इसे प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो उसे अपॉइंट कर देते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर प्रेसिडेंट उस कमेटी के हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, लीडर होते हैं, जो कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एज ए सेंट्रल कमिश्नर ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये टर्म आपके लिए स्टेटमेंट में मिसिंग था। इट मीन्स ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक पर्सन को ही एक बार अपॉइंट हो गया, वो दोबारा इसके लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारी कंट्री में जब तक 65 ईयर एज नहीं हो जाता, मतलब आप ये कह सकते हो 65 ईयर एज हो जाता है, तब तक ही वो इस पोस्ट पे रह सकता है, उसके बाद वो इस पोस्ट पे नहीं रह सकता। और इसके अलावा 5 ईयर टर्म उसकी सर्विस का भी होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर्विस के टर्म या फिर 65 ईयर में से जो चीज पहले हो जाए बस उसके बाद वो उस पोस्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्लियर हो गया होगा कि भाई इसे दोबारा एलिजिबल नहीं होता है, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद दोबारा रीइलेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू लेपिडोप्टेरा कह सकते हो आप, लेपिडोप्टेरा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है या क्या है चीजें, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग में करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ जीन्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं उसका एक जीन है लेपिडोप्टेरा, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का एक ऑर्डर है, ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए किंगडम ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की राज है एक तरह से, किंगडम के बारे में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी स्पीसीज है। तो ये इंसेक्ट की स्पीसीज है या जीन्स है, ये आपको देखना है।
किंगडम्स के बारे में बात की जा रही है, राज्य के बारे में बात की जा रही है, या फिर इनके जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, कि आगे पीछे किस क्रम में किस तरह से इनको अरेंज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में है। तो ये आपको बताना है, सही आंसर आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि लेपिडोप्टेरा की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह का बटरफ्लाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंसेक्ट की कैटेगरी के अंदर ये आता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ये पिक्चर देखकर आप समझ सकते हो। यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लेपिडोप्टेरा जो है ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट है, और इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं, बटरफ्लाई इंक्लूड होता है, ये आप देख रहे हैं, बटरफ्लाई की मोथ इंक्लूड होता है, स्कीपर इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो आंसर है आपका, यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसे ठीक कर लीजिएगा, बी जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही स्कोर किए। और इसके अलावा आज आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि हमारी कंट्री में जो आरटीआई एक्ट जो आया था, इसके अंदर क्या अधिकार मिलते हैं, क्या प्रोविजन है, और क्या अमेंडमेंट हमारी कंट्री के अंदर किए गए आरटीई के बारे में और आरटीआई के बारे में, दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताना है। देखिए, आरटीई का मतलब यहाँ पे ये राइट टू एजुकेशन, और आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंस है, आरटीई के अंदर आरटीआई के अंदर क्या प्रोविजन है, क्या अमेंडमेंट करके इनको लाया गया हमारी कंट्री में, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए, कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिए।